हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो जनरेट करती इनकम, उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ब्रॉडली जो है 3 या 4 जो है ग्रुप्स में डिवाइड की गई हैं। एक तो होगी प्राइमरी, फिर आ जाती है सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। ओके, प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है जो डायरेक्टली डिपेंड हो इन्वायरमेंट पे, उसकी यूटिलाइजेशन पे, अर्थ के रिसोर्सेज पे, जैसे लैंड है, वाटर है, वेजिटेशन है, बिल्डिंग मटेरियल है ना, और मिनरल्स है। ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है। इसमें हंटिंग गैदरिंग से लेकर पास्चरल एक्टिविटीज से लेकर फिशरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर है, और माइनिंग और क्वेरिंग है। ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं जो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज को इन्वायरमेंट से, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट हो इन्वायरमेंट पे, है ना। वो क्या है, वो सारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है। ठीक है, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को, सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। हंटिंग गैदरिंग, देखो अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे वो डिपेंडेंट थे अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट पे। ठीक है, क्योंकि वो एनिमल्स को हंट करते थे, वो ईडेबल प्लांट्स से जो है वो फॉरेस्ट गैदर से अपना जो है ये गुजारा करते थे। प्रिमिटिव सोसाइटी थी ना, जो एनिमल्स पे डिपेंड करते थे, जो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव करते थे सिर्फ हंटिंग पे। कोस्टल एरियाज़ पे लोग फिशरी पे सर्वाइव करते थे, है ना, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, क्रॉप्स इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, है ना। तो जो हंटिंग और गैदरर थे वो जो है एनिमल्स को हंट पाउच करके, है ना, तो वो करते थे। और मेनी स्पीशीज़ नाउ है बिकम, इसकी जो है विद द मॉडर्नाइजेशन जो है और टेक्नोलॉजी प्रोसेस की प्रोग्रेस की वजह से बहुत सारे स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट या इंडेजर हो गए हैं इलीगल पाउचिंग की वजह से। अर्लिंग हंटर्स जो है वो प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते थे, ट्विग्स एंड एरोज, सो द नंबर ऑफ जो एनिमल्स जो वो किल करते थे वो बड़े लिमिटेड होते थे। अब जो है टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट हो गया कि तो मास मर्डरिंग हो रहा है एनिमल्स का, है ना। तो गैदरिंग और हंटिंग जो था वो ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था। वो कैरी आउट होता था डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट ओरिएंटेशंस के लिए। कहीं वो जो है अपने जिस्म को ढकने के लिए जो है एनिमल को मार के उसके जो है ऊपर की खाल उतार के उसका यूज़ करते थे, तो कहीं जो है वो सिर्फ इमीडिएट फूड अपने जो है अपनी एपेटाइट सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते थे। तो गैदरिंग जो है ये प्रैक्टिस की जाती थी रीजन में हाई जो क्लाइमेटिक कंडीशन था, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन था प्रीमिटिव सोसाइटी में, जो एक्सट्रैक्ट करते थे प्लांट और एनिमल से जो है सेटिस्फाई करने के लिए अपनी नीड, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है इन ऑपरेट जो वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और यील्ड पर पर्सन बहुत लो होता था और लिटिल होता था, और कोई सरप्लस प्रोड्यूस नहीं करते थे। जो यूज़ करते थे मतलब अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, बस अपने सब्सिस्टेंस के लिए यूज़ किया करते थे। ठीक है, लेकिन गैदरिंग प्रैक्टिस जो है हाई एल्टीट्यूड्स में जोन्स में, विच इंक्लूड नॉर्थ कनाडा, यूरेशिया और साउथर्न चिलीज में, लो लैटिट्यूड एरिया जैसे अमेजोन बेसन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंटीरियर ऑफ साउथ एशिया। जब मॉडर्न टाइम सम गैदरिंग इन मार्केट ओरिएंटेड हैज़ बिकम कमर्शियल। कुछ जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, अभी भी आप ट्राइबल बेल्ट्स में जाओगे तो वो जो है बहुत सारे जो है यूनिक फॉरेस्ट जो है मार्केट में लाते हैं और वहाँ लाकर सेल करते हैं। ओवर द टाइम ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ बन गई। बहुत सारी फॉरेस्ट वुड से बनी हुई छोटे छोटे टॉयज़, टूल्स जो हैं वो लेकर आते हैं मार्केट में और बेचते हैं यहाँ पे, और अपनी जो है गैदर जो है कलेक्ट करते हैं वैल्यूबल प्लांट्स जैसे लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज और मेडिकल प्लांट्स, एंड आफ्टर सिंपली प्रोसेसिंग ये मार्केट में बेचते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आपने सुनी होंगी, ठीक है, बहुत सारे मसाले, तो ये कुछ चीज़ें लाके, मेडिकल प्लांट्स को लाके जो है मार्केट में बेचते हैं अभी भी। तो दे यूज़ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स, फॉर एग्जांपल बार्क जैसे क्विनिना है, टेनिन एक्सट्रैक्ट है, कॉक लीव्स है, सप्लाई करते हैं मटेरियल बेवरेजेस के लिए, ड्रग्स के लिए, कॉस्मेटिक और फाइबर के लिए, है ना। नट्स, फ्रूट्स, ऑयल एंड ट्री ट्रंक से यील्ड करते हैं रबर, पलाटा, गम्स एंड रेजिन्स। तो ऐसी चीज़ें आज भी कलेक्ट होती हैं बहुत सारे जो है, और जो है मार्केट प्लेस पे लाके उन्हें बेचा जाता है। ठीक है, गैदरिंग जो है हैज़ लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इम्पोर्टेंट एट ग्लोबल लेवल। ये गैदरिंग जो है ना बड़ी स्मॉल स्केल पे होती है, तो इसका जो है सक्सेस होना एक लार्ज स्केल ग्लोबल लेवल पे ये बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इन एट ए ग्लोबल लेवल, बहुत कम चांस है। तो प्रोडक्ट जो हैं ऑफ सच एज एक्टिविटीज़ कैन नॉट कम्पीट। ये मॉडर्न मार्केट की जो मॉडर्न वर्ल्ड मार्केट है उसमें कम्पीट नहीं कर सकते, जहाँ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसकी क्वालिटी बेटर है और प्राइस कम है।
इसने रिप्लेस कर दिया इन आइटम्स को जो गैदरर्स जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कलेक्ट करते हैं। अब पास्चरलिज्म क्या होता है? पेस्टोरलिज्म क्या होता है? एट सम स्टेज इन हिस्ट्री विद द रियलाइजेशन दैट हंटिंग इज अनसस्टेनेबल एक्ट। कभी जब ह्यूमन को रियलाइज हुआ किसी एक स्टेज पे हिस्ट्री के कि सिर्फ जो है हंटिंग से जो है अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है, जो ह्यूमंस ने क्या किया, हैव थॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स को जो है पालना शुरू किया घर पे, ठीक है, एनिमल को घर पे पालना शुरू कर दिया। पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सेलेक्टेड डोमेस्टिकेटेड एनिमल फाउंड इन दोज रीजन। अलग अलग टाइप के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के लोगों ने जो है वहाँ के जो है एनिमल्स को, जहाँ वो जैसे एनिमल वहाँ पाए जाते हैं, उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, ठीक है। उनके जोग्राफिकल फैक्टर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के हिसाब से एनिमल रेयरिंग टुडे इज ए प्रैक्टिस आइदर इन सस्टेन सब्सिस्टेंस और कमर्शियल पर्पस। और वैसे ही आज जो है जैसे शीप्स को, गोट्स, दीज आर रेयर्ड, जो है सिर्फ अपने सब्सिस्टेंस, अपने गुजारे के लिए या फिर कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी, मार्केट में वूल बेचने के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। नोमैडिक हर्डिंग और पास्चुरलिज्म। नोमैडिक इज ए प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज़, जहाँ जो है हेडर्स जो है रिलाई करते हैं फूड के लिए, क्लोथ के लिए, शेल्टर के लिए, टूल्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सेंट्रल एशिया में ज़्यादातर ये प्रैक्टिस जो है आज भी फॉलो होती है ना। लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स जो है डोमेस्टिकेट किए जाते हैं ना, उनसे जो है अपनी बेसिक डोमेस्टिक और मार्केट नीड जो है पूरी की जाती है, ठीक है। जैसे वूल एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, मीट एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनसे, मिल्क एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनसे, है ना। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो है करते हैं, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रैवल करते रहते हैं, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लाइफ स्टॉक के डिपेंड करते हैं कितना अमाउंट और क्वालिटी जो है उनको जो है घास वहाँ मिलेगा उनके लिए, कैटल्स के लिए, है ना। तो डोमेस्टिक, इसको नोमैडिक हर्डिंग भी कहते हैं। तो ये ऑक्यूपाई करते हैं एक वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज ए मैटर ऑफ ट्रेडिशंस भी इनका है। ये देखो कितनी भेड़ बकरियाँ जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो वाइड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल जो है कीप किए जाते हैं। जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक। वह सहारा और एशियाटिक डेजर्ट्स में जो है शीप, गोट और कैमल्स रेड किए जाते हैं। माउंटेनस रीजन जो तिब्बत का, वहाँ एंडीज़ का, वहाँ याक और लीमाज हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो हैं उनके डिफरेंट नीड्स को पूरा करते हैं ना, आइदर ट्रीज कमर्शियल और डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं ना, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टाइप्स के जो है एनिमल्स जो है वो हरे जो पास्चर्स हैं जहाँ पे जो है जो ग्रेज कर पाएँ, ग्रेजिंग के लिए जो है एनिमल्स के लिए, ठीक है। और वो विंटर और समर्स के हिसाब से पर्टिकुलर एरियाज़ में एक पर्टिकुलर रूट्स फॉलो करते हैं और वो वहाँ जाकर अपना जो है बसेरा करते हैं। जैसे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, है ना, हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड में गुज्जर एंड बकरवाल, ये जो है अपने जो है हॉर्सेस से लेकर शीप्स, गोट्स, है ना, तो इनको जो है पालते हैं लार्ज नंबर में, 100, 200, 300, है ना। और उनको जो है अपने अपने हिसाब से डोमेस्टिक पर्पसेस और कमर्शियल पर्पसेस के लिए अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए जो है वो बेचते भी हैं। ये सेटल नहीं है, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है डिफरेंट जगह ट्रैवल करते थे। गुज्जर्स, बकरवाल से, गादीज है, भूतिया माइग्रेट करते हैं प्लेन माउंटेन रीजन्स में समर में, और विंटर्स में जो है माउंटेन से प्लेन एरियाज़ में जो है ट्रैवल करते हैं, ठीक है। इस तरह के कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग क्या है, देखो, नोमैडिक हेडिंग अनलाइक नोमैडिक हेडिंग, कमर्शियल लाइफ स्टॉक जो है ये मोर ऑर्गेनाइज होती है और कैपिटल इंटेंसिव होती है। ये जो है एक पर्टिकुलर पर्पसेस के, कमर्शियल पर्पज के, फॉर द सेलिंग ऑफ द एक्टिविटीज, द रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज एनिमल्स, ठीक है। वो सिर्फ कमर्शियली पर्पज के लिए होते हैं। जो है दीज रेंचेस कवर्स ए लार्ज एरिया, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर या प्रैक्टिस्ड इन परमानेंट रेंचेस, ये किसी परमानेंट जगह पे, ठीक है, परमानेंट जगह पे अपना उसका लाइफ स्टॉक जो है, उसके फूड और उस सब को स्टोर करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, फिर उनसे जो है वूल रेयर करते हैं, मीट जो है बेचते हैं मार्केट में, है ना। तो कैटल, शिप्स, गोट, हॉर्स जो है ना, उनका प्रोडक्ट जो आगे निकलता है, मिल्क, उसके प्रोडक्ट जो है घी, दूध, है ना, इन सब चीज़ों को जो है ये एक साइंटिफिक बेसिस पे जो है इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है ना। वर्ल्ड के बहुत सारे एरियाज़ में, न्यूजीलैंड देख लो, इंडिया में, अच्छा, और जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना, वहाँ पे जो है ये एक किस्म का इट्स अ पार्ट ऑफ एन एग्रीकल्चर। लार्ज नंबर पे जो है लाइफ स्टॉक रेयर किया जाता है, उनको बेचा जाता है मार्केट में, उनसे जो है मैक्सिमम इकोनॉमिक वैल्यू जो है एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है। जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, यूरुग्वे है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है इज ए प्रैक्टिस्ड अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन विच गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर जो है ना
वो प्रैक्टिस किया जाता है। डिफरेंट जो फिजिकल, वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, और डिफरेंट टाइप्स के जो है एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो उभरते हैं। एग्जांपल लो, जैसे इंडिया में जो है ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, वहीं यूएसए में ज़्यादातर मशीन इंटेंसिव जो है एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक जो है इसमें जो है फैक्टर्स हैं, उन डिफरेंट मेथड्स हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक ग्रो किए जाते हैं उस हिसाब से, उस टेम्परेचर से, उस क्लाइमेटिक कंडीशन से। ठीक है, समझे। कहीं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है जो सिर्फ अपनी फैमिली के कंज्यूम करने के लिए जो है वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, वो प्रीमिटिव भी हो सकती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी हो सकता है। प्रीमिटिव मतलब पुराने हथियारों के साथ, जैसे हल, हाथों के साथ खोद के जो है अपने लिए जो है अपनी सब्सिस्टेंट के लिए, अपनी फैमिली के लिए उतना ही उगाया जाता है जितना वो यूज़ कर सकें और जितना वो खा सके। ठीक है, उतनी सी लैंड पे। इंटेंसिव भी हो सकता है। देखो, प्रीमिटिव एग्रीकल्चर में क्या होता है, सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो वाइडली प्रैक्टिस की जाती है बहुत सारी ट्राइब्स में, ट्रॉपिक्स में भी, अफ्रीका में भी, साउथ एंड सेंट्रल एशिया में भी, और साउथ ईस्ट एशिया में। देखो, इसमें क्या होता है कि वेजिटेशन को, देखो मैंने स्लैश एंड बर्न बताया था आपको। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो एक किस्म का स्लैश एंड बर्न है। एक लार्ज पैच ऑफ लैंड को जो है क्लियर किया जाता है, अगर बुशेस, ट्रीज को काट के बर्न किया जाता है, इनको यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। इसमें जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है, नई पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया था। ये एरिया जो है फर्टाइल लैंड होता है, इस पर कल्टीवेशन किया जाता है, 1 2 3 क्रॉप्स उगाई जाती हैं, फिर एक इस जगह को छोड़ दिया जाता है 2-3 साल के लिए। दूसरा लैंड ऑफ द एरिया जो है उसको क्लियर किया जाता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, फर्टाइल लैंड पे। ठीक है, तो फिर इस एरिया को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ये है क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें स्लैश ऑन बर्न होता है। काटा किसी जगह को, एक एरिया को कल्टीवेशन के लिए किया, फिर उसको 3 से 5 साल के लिए छोड़ दिया, सॉइल जो है उस फर्टिलिटी लूज कर देती है, और फार्मर शिफ्ट करते हैं दूसरी प्लेस पे, उस पैच ऑफ एरिया को क्लियर करते हैं। ये ज़्यादातर जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसे जूमिंग कहते हैं ना। अच्छा, सेंट्रल अमेरिका में इसको क्या कहते हैं, मिल्पा, मैक्सिको एंड लडांग इन इंडोनेशिया कहते हैं, है ना। तो ये डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टाइप्स है। इंडोनेशिया में और भी बहुत सारी जगहों पे जो है ये जो है बहुत ज़्यादा जो है कल्टीवेशन किया जाता है इसका। ठीक है, जहाँ पे जो है वहाँ पे भी किया जाता है, जहाँ पे जो है टूल्स जो है एग्रीकल्चर टूल वो इतने वेल डेवलप नहीं है ना। तो लैंड को जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादातर होता है, इतना आप याद रखना। इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, जो एग्रीकल्चर एरियाज़ जो हैं डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, जो एरियाज़ रीजन ऑफ, जैसे मूनसून है, ये देखो साउथ ईस्ट एशिया है ना, साउथ चाइना सी, इन एरियाज़ में जो इंटेंसिव, मतलब बेसिकली 2 टाइप के इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर होते हैं। एक कमर्शियल पर्पसेस के लिए होता है, और एक देखो सब्सिडेंट एग्रीकल्चर जो है डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। पैडी की कल्टीवेशन, धान की कल्टीवेशन होती है, ये ज़्यादातर जो है होती है जहाँ राइस की जो है ना डोमिनेंस होता है। जैसे गंगेटिक प्लेन है, यहाँ पे जो है फार्मर जो है फैमिली लेबर का भी लीड टू इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड। फैमिली हाई डेंसिटी पॉपुलेशन की होती है, तो वो अपना जो काम करने के लिए इस एक लैंड पे 2 साल में 2 से 3 क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं। ठीक है, एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड है उनके पास, उसी पे जो है इंटेंसिवली जो है वर्क किया जाता है। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, यहाँ मशीनरी का कम यूज़ होता है, तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही यहाँ पे जो है अपनी लेबर देते हैं, यहीं वर्क करते हैं। ठीक है, सब मिलकर। ठीक है, कम एरियाज़ में हाई यील्ड और जो है हाई यील्ड जो है निकालने की कोशिश होती है। ठीक है, यहाँ लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि थोड़ा सा समझ लो, एक घर में अगर 4 लोग हैं और 1 एकड़ लैंड है, तो वो चारों 1 एकड़ लैंड पे काम कर रहे हैं, तो लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है। एक बंदा भी काम कर सकता है, लेकिन 4 करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं है। तो इंटेंसिव सब्सिडेंट एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप अदर देन पैडी। अब बाकी पैडीज के अलावा भी बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, जोग्राफिकल एरियाज पे प्रैक्टिस होता है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो पैडी इन मेनी पार्ट्स ऑफ मानसून एशिया, जैसे वीट, सोयाबीन, बेली, सोग्राम, ये भी ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान, इंडिया में ग्रो किया जाता है वेस्टर्न पार्ट्स में। ठीक है, ठीक है, जो गंगेटिक प्लेन है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में, यहाँ जो है इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग होती है, क्योंकि बहुत हाई पॉपुलेटेड एरिया और लैंड होल्डिंग लोगों के पास बहुत कम है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है एज मेंशन्ड अबव वाज इंट्रोड्यूस, किसने, यूरोपियन ने इंट्रोड्यूस की थी अपनी कॉलोनीज़ में, जो ट्रॉपिक्स एरिया में, जैसे टी, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कॉटन। इन्हें कमर्शियल क्रॉप्स भी कहते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स।
प्लांटेशन एग्रीकल्चर को, ठीक है। शुगर केन, बनानास, पाइन एप्पल, ये द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज लार्ज इस्टेट्स या प्लांटेशन, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, साइंटिफिक मेथड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, सिंगल क्रॉप स्पेसिफिकेशन है, चीप लेबर का यूज़ किया जाता है ना, और गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना बड़ी ज़रूरी है जो लिंक करती है ईस्ट स्टेट को फैक्ट्री से। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देख लो, वहाँ पे जो है, बाकी साउथर्न स्टेट्स देख लो। तो फ्रेंच ने एस्टेब्लिश किया था कोको और कॉफ़ी प्लांटेशन वेस्टर्न अफ्रीका में। ब्रिटिश ने जो है लार्ज स्केल टी गार्डन्स जो है इंडिया और श्रीलंका में किए, रबर प्लांटेशन जो मलेशिया में, शुगर केन और ब्रेना जो है वेस्ट इंडीज़ में। स्पेनिश और अमेरिकन ने इन्वेस्ट किया हैविली ऑन कोकोनट एंड शुगर केन प्लांटेशन इन फिलीपीन। तो ये एरियाज में, तो ब्राज़ील में जैसे लार्ज स्केल कॉफ़ी प्लांटेशंस का यूरोपियन ने जो है इसको, तो कॉलोनीज़ में जो है इस टाइप का यूज़ किया और यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे लार्ज नंबर ऑफ जो है फिनिश गुड जो है यूरोप में, ठीक है। तो टुडे द ओनरशिप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ प्लांटेशन हैज पास्ड इनटू हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट और नेशन और द कंट्रीज कंसर्न। तो अब जो है ओनरशिप जो है कंट्रीज को अपने हो गई है। तो इंटेंसिव जो है कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर पड़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है कॉफ़ी, टी, जो है शुगर केन, अच्छा बनानास, इस टाइप की कल्टीवेशन होती थी, ठीक है, जो कमर्शियली मार्केट के लिए इंटेंसिवली होती है। अब चाय अगर आप 10 एकड़ में लगा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप सिर्फ अपने घर के यूज़ के लिए, वो मार्केट में बेचने के लिए भी तो यूज़ करोगे ना, उससे आप लोग इकोनॉमिक वैल्यू भी तो एक्सट्रैक्ट करोगे ना। तो आप पढ़ते हैं एक्सटेंसिव, इंटेंसिव पढ़ा, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। देखो एक्सटेंसिव जो प्रैक्टिस की जाती है वो सेमी एरिड लैंड्स में की जाती है, मिड लैटिट्यूड एरियाज़ में। क्रॉप्स जैसे कॉर्न, बेरली, ओट्स, राई आर ग्रोन। ये साइज ऑफ फॉर्म्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और मशीन्स का यूज़ किया जाता है कल्टीवेशंस के लिए, मैकेनाइजेशन किया जाता है, हाई यील्ड निकाली जाती है पर पर्सन के लिए। ये क्यों होता है, हाई यील्ड कैसे आती है? क्योंकि ये एग्रीकल्चर जो बेस्ट डेवलप है वो यूरेशियन स्टीपाज में या कनाडा में, अमेरिकन पैरेरीज में, पैम्पाज ऑफ अर्जेंटीनाज में, है ना, इन एरियाज़ में जो है मशीन्स का यूज़ करके जो है पर एकड़ एरिया से जो है मैक्सिमम जो है यील्ड निकाली जाती है थ्रू यूज़ ऑफ हाई वैल्यू सीड्स, है ना, हाई यील्डिंग सीड्स, और मशीन्स यूज़ की जाती हैं लार्ज स्केल में फ्रॉम क्रॉपिंग, फ्रॉम कटिंग टू प्रोसेसिंग तक, ठीक है। ये ज़्यादातर डेवलप्ड नेशन में होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव सब्सिडेंट जो है एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर इज फाउंड हाईली डेवलप्ड इन दिस पार्ट, जैसे द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, ये मिक्स्ड फॉर्म जो है डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में होता है ज़्यादातर। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, मॉडरेट होती है साइज में, और यूजली क्रॉप जो है एसोसिएटेड विद एज ए वीट एंड बेरली, ओट्स, राई, मेज, फोडर, ये इस टाइप के क्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं। फोडर क्रॉप्स भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है मिक्स फार्मिंग का, जो एनिमल्स के खाने के लिए, मतलब एनिमल्स के लिए फूड के लिए ना। इसमें क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल। एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप या फिर दोनों क्रॉप सब्सिटेंशियली ग्रो किए जाते हैं, एक लाइन में एक, दूसरी लाइन में दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा, है ना, 2 क्रॉप्स एट इन ए सेम फील्ड। तो इन इक्वल एम्फेसिस जो है लेड ऑन क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री पे। एनिमल लाइक कैटल, शीप, पिग, पोल्ट्री प्रोवाइड द मेन इनकम अलोंग द क्रॉप्स। क्रॉप भी अगो की जाती है और साथ में एनिमल्स भी रेयर किए जाते हैं, ठीक है। मिक्स फार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा हाई कैपिटल और फार्म मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है इसमें, और मशीनाइजेशन भी करनी पड़ी। बहुत सारा एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है मैक्सिमम यील्ड निकालने के लिए ना। ग्रीन मैन्यूअर्स ऑल्सो बाय द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ फार्मर्स। तो लार्ज स्केल सॉइल की लैब टेस्टिंग की जाती है, उसके लिए पर्टिकुलर एरियाज़ में कितने ज़्यादा हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाएगा वो ध्यान में रखा जाता है ना। तो बड़ी इंटेंसिव जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। ये ज़्यादातर मॉडर्न जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें होता है, जहाँ पे जो है सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। फिर देखते हैं डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग जो है बड़ा ही एडवांस और एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स है। कैसे? ये हाईली कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि भाई इंडिया में आप देख लो, एक गाय को खरीदने के लिए अगर 1 लाख रुपीज़ चाहिए तो 50 से 100 से 200 गाय जो है लोगों ने खरीद कर, है ना, रखी जाती है। तो कितना चाहिए सोचो। तो बड़ा ही हाईली जो है एफिशिएंट जो है रेयरिंग होती है, इसमें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होती है। यहाँ से इससे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटल्स को जो है ब्रीड किया जाता है, उनके हेल्थ और वेटनरी सर्विसेज को ध्यान में रखकर, ठीक है। फिर उनसे जो है फीडिंग और फोडर, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। ये एक लेबर इंटेंसिव काम भी है, जिसमें
रिगरस केयरिंग इन फीडिंग एंड मिल्चिंग इज यूज। कोई ऑफ सीजन नहीं होता, 12 महीने उनका ख्याल रखना पड़ता है ना, है कि नहीं। ये प्रैक्टिस ज़्यादातर अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स में होती है, जहाँ जहाँ मिल्क की जो है बड़ी ज़रूरत होती है ना, और डेयरी प्रोडक्ट जैसे घी, मक्खन, दही, है ना, इन चीज़ों को जो है यूज़ किया जाता है। तो डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, क्योंकि दूध ख़राब हो जाएगा, है ना, अच्छा, पेस्टोरिज्म एंड अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। तो मशीन्स की ज़रूरत है कि नहीं, फ्रॉम फ्रिजेज टू दी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए वैसी गाड़ियाँ भी चाहिए जो टेम्परेचर को वैसा ही रखेगी, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि इनकी जो है ना, इन प्रोडक्ट्स की जो है लाइफ जो है ना वो बहुत कम होती है ना, दे कुड ईजिली भी क्या है ख़राब हुए हो सकते हैं। तो स्टोरेज का है ना इंक्रीज़ करने के लिए उसके ड्यूरेशन को है ना डेयरी प्रोडक्ट्स के है ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। 3 रीजन कमर्शियली डेयरी फार्मिंग के, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है, सेकंड इज कनाडा, एंड थर्ड जो इंक्लूड साउथ ईस्टर्न और न्यूजीलैंड और तस्मानिया। ये बेल्ट्स जो हैं यहाँ पे लार्ज स्केल जो है डेयरी फार्मिंग के प्रोडक्ट्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर हम पढ़ते हैं। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर जो हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर, मार्केट जो है ओरिएंटेड एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, सिर्फ बेचने के काबिल है ना। ये प्रैक्टिस किया जाता है कंट्री में जो आइदर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन के, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के जो आइदर साइड, ये मेडिटेरेनियन है, ये देखो ये मेडिटेरेनियन है, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन रीजन है, ये इसके अराउंड जो है ये कल्टीवेशन होती है। यूरोप और नॉर्थ अफ्रीकन है ना, फ्रॉम तुनिसिया टू अटलांटिक सी, ठीक है। साउथर्न कैलिफोर्निया में होता है, यहाँ पे कैलिफोर्निया में है ना, अमेरिका में है ना, इसको कहते हैं विटीकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन। ये स्पेशलाइज्ड जो है मेडिटेरेनियन रीजन में होता है। बेस्ट क्वालिटी वाइन्स जो है प्रोड्यूस की जाती हैं जो डिस्टेंट फ्लेवर के साथ, जो हाई क्वालिटी ग्रेप्स को यूज़ किया जाता है इन वेरियस कंट्री ऑफ दिस रीजन, ठीक है। इन्फीरियर ग्रेप्स को जो है ड्राई करके रेजन्स और करंट्स बनाए जाते हैं, और जो बेहतरीन क्वालिटीज़ के होते हैं, है ना, उनसे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन्स वेयर प्रोड्यूस्ड ऑफ डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। और भी जो है रीजन्स में ऑल्सो प्रोड्यूस ओलिव्स एंड फिग्स, ठीक है। जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है ये बहुत वैल्यूएबल क्रॉप्स है, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं विंटर्स में, है ना, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स और यूरोप में, ठीक है। मार्केट गार्डनिंग विद हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, जो स्पेशलाइज्ड है कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, है ना, सोलेबल रिवर, सिर्फ मार्केट पर्पजेस के लिए, ठीक है। फार्म्स आर स्मॉल एंड आर लोकेटेड, फार्म्स जो छोटे होते हैं और वो लोकेटेड होते हैं अर्बन सेंटर से लिंक्ड रोड से, है ना। हाई इनकम जो है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स जहाँ लोकेटेड, जहाँ लोग जो है हाई इनकम है लोगों की, और वो जो है इस तरह के एग्जॉटिक जो है हैबिट्स जो है वो जी सकते हैं ना। ये बहुत लेबर और कैपिटल इंटेंसिव होती है ना। इम्फेसिस दिया जाता है इरिगेशन पे, हाई वैल्यू सीड्स का, हाई यील्डिंग वैल्यू का जो सीड्स है उसका यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल हीटिंग की जाती है कोल्ड रीजन्स में, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ट्रक फार्मिंग होती है। ट्रक फार्मिंग क्या है, ये स्पेशलाइज्ड होता है। ट्रक फार्मिंग मतलब एक जगह से ट्रक्स में लोड करके लार्ज क्वांटिटी में जो है सिटीज़ और अर्बन एरियाज़ में जो है इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे वेजिटेबल रात को सारी निकाली, लोड की, और सुबह जो है मार्केट तक पहुंच गई, ठीक है। इसलिए ये जो ओवरनाइट जो है ट्रैवल करती है, क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं। जब हम दुकान पे जाते हैं तो किसी वेजिटेबल शॉप पे तो हम नहीं कहते कि फ्रेश वेजिटेबल्स दीजिए तो ये फ्रेश वेजिटेबल्स जो है रूरल एरिया से, जो रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन से, जो ट्रक से जो है रातों रात जो है सुबह तक जो है मार्केट्स में लाई जाती है, इसे ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो लाया जाता है, टमाटर अब खाता ख़राब हो जाएगा ना, 2-4-5 दिन पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, तो फ्रेशली जो है मार्केट में ला के उससे बेचा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर है कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है, जहाँ ग्रुप ऑफ जो एक फार्मर्स हैं वो फॉर्म करते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बाई पूलिंग देयर रिसोर्सेज। वो अपने रिसोर्सेज, अपने मनी, लैंड को जो है 7-8 फार्मर्स मिलकर जो है एक सोसाइटी बनाएंगे ना, उसमें जो है वो अपनी सारे रिसोर्सेज को जो है आपस में जो है क्या करेंगे, शेयर करके जो है फार्म करेंगे ना, जो मोर एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल फार्मिंग होती है। देखो, इंडिविजुअल फार्मिंग रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो हेल्प करती है फार्मर को प्रिक्योर करने में सारे जो इनपुट्स उनको चाहिए, सीड से लेकर किस तरह की वेजिटेबल, वो सोसाइटीज़ जो है किस तरह के क्रॉप को किस लैंड पे उगाना चाहिए, है ना, तो वो लोग क्या है सॉइल को टेस्ट करेंगे, है ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो है मेंबर्स, है ना, तो वो इंडिविजुअल को जो है बेस्ट एडवाइस देंगे कैसा इंश्योरेंस लेना है ना, है कि नहीं।
किस तरह की जो लैंड होनी चाहिए उसकी टेस्ट करते हैं, सॉइल का कितना उस पर फर्टिलाइजर्स का यूज़ होगा, किस सीज़न में पेस्टिसाइड्स यूज़ करना है, कैसे सीज़न में किस तरह के क्रॉप्स उगाने हैं ना, किस तरह से उसको स्टोर करना है। तो ये जो है ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो है मिलकर जो है एक इनिशिएटिव लेते हैं और उनसे जो है आप जो है मैक्सिमम जो है अपनी लैंड पूल करके, मनी और लैंड दोनों पूल करते हैं ना। तो ये जो है ज़्यादा सक्सेसफुल है वेस्टर्न यूरोप में, डेनमार्क में, नेदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटलीज में ना। तो डेनमार्क द मूवमेंट हैज सो सक्सेसफुल प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखा कलेक्टिव फार्मिंग क्या है? देखो बेसिक प्रिंसिपल जो कलेक्टिव फार्मिंग के पीछे है कि ओनरशिप, सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। ये सोवियत यूनियन में जो है सबसे पहले हुआ था। एफिशिएंसी जो है प्रीवियस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर से और बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और सेल्फ सफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि फार्मर्स जो अपने सारे रिसोर्सेज पूल इन करता है, लाइफ स्टॉक से लेबर तक है ना एक फार्म में, सिमिलर टू दी कोऑपरेटिव फार्मिंग, बट कोऑपरेटिव फार्मिंग के जो डिसीजंस हैं वो अलग होते हैं, थोड़े इसमें अलग होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि सिर्फ एक अगर फार्मर है ना, वो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग होते हैं तो वो उस पर काम करते थे। अब क्या कि सारा एक सिंगल कर दिया गया और इसमें जो है अपनी सारी रिसोर्सेज वो पूल करते हैं और काम करते हैं। ठीक है, ईयरली टारगेट सेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ है और प्रोड्यूस जो है सोल्ड किया जाता है स्टेट को फिक्स प्राइस में, गवर्नमेंट को, और जो है उसमें से जो है इन सब फार्मर्स को उनका हिस्सा दिया जाता है इक्वल अकॉर्डिंग टू देयर लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ मशीनरीज फार्मर में हायर करती है जो अच्छा काम करेगा, एक्सेप्शनल वर्क को रिवॉर्ड किया जाता है कैश और काइंड्स में। ये सोवियत यूनियन में इंट्रोड्यूस्ड हुई थी अंडर सोशलिस्ट रजीम में। तो सोशलिस्ट कंट्री इन्हें आज भी अडॉप्ट कर दिया। इसके कोलैप्स के बाद हमने मॉडिफाई किया इसको बेसिक टाइप्स में, जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग बनाया और भी बहुत सी चीज़। कलेक्टिव फार्मिंग होती थी कि काफ़ी सारे लोग मिलकर जो है फार्म में कुछ प्रोड्यूस करते हैं, वो गवर्नमेंट को बेचेंगे और उससे जो है अपना हिस्सा लेते थे। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम माइनिंग। माइनिंग जो है discovery of mining in the history of human development. The discovery of mining in the history of human development is reflected in many stages. जैसे कॉपर एज में माइनिंग अलग से होती है, ब्राउन्ज एज, आयरन एज में। ठीक है, तो यूज ऑफ मिनरल इन एंशिएंट टाइम वाज लार्जली कन्फाइंड टू द मेकिंग ऑफ टूल्स, यूटेंसिल्स एंड वेपन्स। एंशिएंट टाइम्स में तो सिर्फ इतना था ना कि टूल्स क्या बनेंगे, उससे यूटेंसिल्स क्या बनेंगी, ठीक है, वेपन्स किस टाइप के बन सकते। लेकिन एक्चुअल जो माइनिंग वो डेवलप हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, और उसकी इंपॉर्टेंस जो है कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और इंक्रीज कर रही है उसकी यूज़। देखो ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन जो मैक्सिको में हो रहे हैं, कोल्स का यूज़ होता है ना, मेथड ऑफ माइनिंग ओपन कास्ट है ना, शाफ्ट माइनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज़ किए जाते हैं ना। फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जैसे साइज, ग्रेड है ना, मॉडरेट अकरेंस ऑफ डिपॉजिट्स है ना। कोल माइनिंग होती है, कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनको थर्मल एक्टिविटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आयरन की स्मेल्टिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आयरन और को जो है क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ से ना, क्रस्ट से, फिर उसको उससे एक्सट्रैक्ट करके आयरन बनाया जाता है ना, उसको डिफरेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ माइनिंग के जो है ना, तो वो वेरियस जैसे पेट्रोलियम जो है, नेचुरल गैस, ये सारा माइनिंग का प्रोसेस है। उससे आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है लार्ज स्केल पे हुई, स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ कॉलोनियल जो है कॉलोनीज जो है, यूरोप ने कॉलोनीज अपनी सेट की, वहाँ से लार्ज स्केल माइनिंग हुई क्योंकि चीप लेबर का यूज़ करके है ना। माइनिंग आज भी हो रही है, देयर इज स्टिल, एंड इन फ्यूचर में भी होगी। पहले जो है हाथों से किए जाते थी माइनिंग, लार्ज स्केल लेबर का यूज़ करके, लार्ज स्केल लेबर्स का यूज़ करके जो है माइनिंग होती थी। टुडे भी आज लेबर का यूज़ किया जाता है, बट विद द डेवलपमेंट मशीन्स का जो है यूज़ किया जाता है और मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन होती है। बहुत सारी एरियाज़ हैं, अफ्रीका है, फिर साउथ अमेरिका है, एशिया है, इंडिया में जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू देख लो आप, मुंबई देख लो, ऑन एंड ऑफ शोर ड्रिलिंग हो रही है, गुजरात में, अच्छा जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली लिथियम का जो है पोटेंशियल हमें पता चला है, अब वहाँ पे माइनिंग होगी। तो माइनिंग जो है ये एक मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का जो है वो एक बड़ा ही क्या है, कोर पार्ट है। ये जो है माइनिंग भी एक क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं जिसमें हमने एग्रीकल्चर पे मेन फोकस किया है ना, क्योंकि जो है हमारा जो है मैक्सिमम जो है डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे। हमें फूड फोडर से लेकर जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जो आगे फिनिश गुड की तरफ फिर से हमें जो है हम जो है मार्केट से ख़रीदते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो प्राइमरी जो है एक्टिविटीज़ है वो बेसिकली क्या है, फ्रॉम सब्सिटेंस टू
कमर्शियल पर्पजेज ऑल आर यूज्ड। इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं कैसे, माइनिंग एक्टिविटीज़ कैसे इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर कैसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को, किस किस टाइप की किस किस एरियाज़ में जो है एग्रीकल्चर होता है, कैसे डोमेस्टिकेशन हुई, कैसे कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है, कैसे सिर्फ घर के गुजारे के लिए यूज़ होती है एनिमल्स का, है ना, रेयरिंग, उनके डेयरी प्रोडक्ट्स किसके कैसे कैसे लोग करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, है ना, अच्छा ग्रुप फार्मिंग, ये सब क्या आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ अब क्या क्या है।